गुड इवनिंग। पिछला क्लास में हम आप लोगों को एलसीआर परिपथ के बारे में बता रहे थे। एलसीआर परिपथ में हमने आपको बताया कल एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, एलसीआर परिपथ की दिशा, उसके बाद शक्ति गुणांक, उसके बाद अनुनाद। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों को क्यू गुणांक के बारे में। क्यू गुणांक, क्यू गुणांक, इसको हम क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं। क्यू गुणांक क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं हम लोग। एलसीआर परिपथ के अनुनाद में, एलसीआर परिपथ के ध्यान दीजिएगा, अनुनाद में एलसीआर परिपथ के प्रेरणिक प्रतिघात या धारितीय प्रतिघात तथा आर परिपथ के प्रतिरोध के अनुपात को क्यू गुणांक कहा जाता है। फिर से एक बार, अनुनाद में एलसीआर परिपथ के प्रेरणिक प्रतिघात या धारितीय प्रतिघात तथा आर परिपथ के प्रतिरोध के अनुपात को क्यू गुणांक कहा जाता है। यानी क्यू गुणांक क्या है? तो अनुनाद में XL बटा में R या अनुनाद में XC बटा में R, यही कह रहा है कि अनुनाद में प्रेरणिक प्रतिघात या धारितीय प्रतिघात तथा आर परिपथ के प्रतिरोध के अनुपात को क्यू गुणांक कहा जाता है। यानी क्यू गुणांक बराबर XL बटा में R या क्यू गुणांक बराबर XC बटा में R। क्यू गुणांक बराबर XL को लिख सकते हैं L ओमेगा नॉट बटा में R, XC को लिख सकते हैं 1/C ओमेगा नॉट बटा में R। Q बराबर L को लिख सकते हैं, L को रूट L गुना रूट L, और ओमेगा नॉट को लिख सकते हैं 1/√L इंटू रूट C बटा में R। रूट एल सी होता है, कल पढ़ाए थे हम, ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC। रूट एल से रूट एल कट गया तो क्यू गुणांक बराबर 1/R√L/C। यहाँ देखिए क्यू बराबर 1/C इंटू R और ओमेगा नॉट का हो गया 1/√LC। क्यू बराबर √L गुना √C बटा √C गुना √C गुना R। √C से √C कटेगा, क्यू गुणांक बराबर 1/R√L/C। कोई बड़ी बात नहीं है, √LC को ऊपर लेके चले गए, √LC को ऊपर लेके चले गए और √L और C दोनों को अलग अलग कर दिया। √L गुना √C कट गया तो 1/R√L/C, या यहाँ से भी Q बराबर 1/R√L/C। यही कह रहा है कि Q गुणांक क्या है? अनुनाद की स्थिति में प्रेरणिक प्रतिघात या धारितीय प्रतिघात तथा आर परिपथ के प्रतिरोध के अनुपात को Q गुणांक कहा जाता है। इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है और Q गुणांक बराबर 1/R√L/C होता है। अगला टर्म है हमारा चोक कुंडली। चोक कुंडली, चोक कुंडली क्या है? तो चोक कुंडली एक उच्च प्रेरकत्व की कुंडली होती है। चोक कुंडली एक उच्च प्रेरकत्व की हाई इंडक्टिव कुंडली होती है, हाई इंडक्टिव क्वाइल होती है, जो नरम लोहे के क्रोड पर विषम वाहित तांबे के तार को लपेट कर बनाया जाता है। नरम लोहे के क्रोड पर विषम वाहित तांबे के तार को लपेट कर बनाया जाता है। विषम वाहित तांबे के तार को लपेट कर बनाया जाता है। विषम वाहित तांबे के तार को लपेट कर बनाया जाता है। इसका प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। चोक कुंडली का जो प्रतिरोध है वो लगभग शून्य होता है। चोक कुंडली, ये सब ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं हम आप लोगों को। चोक कुंडली का प्रेरकत्व बहुत अधिक होता है।
चोक कुंडली का प्रेरकत्व बहुत अधिक होता है। चोक कुंडली का प्रेरकत्व बहुत अधिक होता है। नरम लोहे के करोड पर तांबे के तार को लपेटकर चोक कुंडली बनाई जाती है। इसका प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। यह चोक कुंडली एसी के मान को विरोध करता है। चोक कुंडली एसी के मान का विरोध करता है। चोक कुंडली एसी के मान का विरोध करता है, अतः यह एसी के मान को कम कर देता है। चोक कुंडली एसी के मान को कम कर देता है। चोक कुंडली एसी के मान को कम कर देता है। अगला हमारा जो टर्म है वो है हमारा वाटहीन धारा। वाटहीन धारा नाम से स्पष्ट है। वाटहीन धारा, शक्तिहीन धारा, एक ऐसी धारा जिसके परिपथ में बहने से कोई शक्ति खर्च ना हो। एक ऐसी धारा जिसके परिपथ में बहने से कोई शक्ति खर्च ना हो, वो वाटहीन धारा है। एक ऐसी धारा जिसके परिपथ में बहने से कोई शक्ति खर्च ना हो, वो वाटहीन धारा है। वाटहीन, शक्तिहीन धारा, एक ऐसी धारा जिसके परिपथ में बहने से कोई शक्ति खर्च नहीं होती है। एक ऐसी धारा जिसके परिपथ में बहने से कोई शक्ति खर्च नहीं होती है, वो वाटहीन धारा कहलाती है। एक ऐसी धारा जिसके परिपथ में बहने से कोई शक्ति खर्च नहीं होती है, वो वाटहीन धारा कहलाती है। वाटहीन धारा होने के लिए, वाटहीन धारा होने के लिए धारा और विद्युतवाहक बल के बीच के प्रवस्थान्तर 90 डिग्री होना चाहिए। वाटहीन धारा होने के लिए धारा और विद्युतवाहक बल के बीच के प्रवस्थान्तर 90 डिग्री होना चाहिए। जरूर ध्यान रखिएगा। एक ऐसी धारा जिसके परिपथ में बहने से कोई शक्ति खर्च न हो, वो वाटहीन धारा है। ये वाटहीन धारा कब मिलेगा? तो जब धारा और विद्युतवाहक बल के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। वाटहीन धारा कब मिलेगा? तो जब धारा और विद्युतवाहक बल के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, यानी फाई बराबर 90 डिग्री होगा। और जब फाई 90 डिग्री होगा तो शक्ति गुणांक कल पढ़ाए थे, कॉस फाई। कॉस फाई मतलब कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री मतलब 0। यानी वाटहीन धारा होने के लिए शक्ति गुणांक का मान 0 होना चाहिए। शक्ति गुणांक का मान 0 होना चाहिए। वाटहीन धारा तभी होगा जब धारा और विद्युतवाहक बल के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। वाटहीन धारा तभी होगा जब धारा और विद्युतवाहक बल के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। वाटहीन धारा के किसी सिचुएशन में शक्ति गुणांक का मान 0 होता है। और कल हम पढ़ाए थे, याद होगा आप लोगों को, कॉस फाई बराबर वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। और कॉस फाई का मान 0 है तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक शक्ति बराबर 0। कॉस फाई का मान 0 है तो वास्तविक शक्ति बराबर 0। यानी वाटहीन धारा में 3 कंडीशन। वाटहीन धारा में 3 कंडीशन। पहला, धारा विद्युतवाहक बल के बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा, शक्ति गुणांक का मान 0 होना चाहिए। तीसरा, वास्तविक शक्ति का मान 0 होगा। तीसरा, वास्तविक शक्ति का मान 0 होगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं डायग्राम के माध्यम से। अब हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हमारा धारा हुआ और ये विद्युतवाहक बल हुआ, तो इस धारा और इस विद्युतवाहक बल के बीच का कोण फाई है। इस धारा और इस विद्युतवाहक बल के बीच का कोण फाई है। तो आई का इधर अवयव निकालिएगा तो आई कॉस फाई, और लंबवत में अवयव निकालिएगा तो आई साइन फाई। इधर अवयव निकालिएगा तो आई कॉस फाई, और लंबवत में अवयव निकालिएगा आई साइन फाई। तो बहादुर, इस विद्युतवाहक बल और इस धारा के बीच का कोण 0 डिग्री है। इस विद्युतवाहक बल और इस धारा के बीच का कोण 0 डिग्री है। मतलब ये धारा काम करेगा, ये धारा काम करेगा, लेकिन इस विद्युतवाहक बल और इस धारा के बीच का कोण 90 डिग्री है। इस विद्युतवाहक बल और इस धारा के बीच का कोण 90 डिग्री है। मतलब ये जो धारा है कोई काम नहीं करेगा। ये जो धारा है कोई काम नहीं करेगा। मतलब यही वाटहीन धारा है। ये जो आप देख रहे हो यही वाटहीन धारा है। प्रश्न पूछता है वाटहीन धारा क्या है? आई साइन फाई। वाटहीन धारा क्या है? आई साइन फाई।
वाटिन धारा एक ऐसी धारा जिसके परिपथ में बहने से कोई शक्ति खर्च ना हो। वाटिन धारा होने के लिए धारा और विद्युतवाहक बल के बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। वाटिन धारा होने के लिए शक्ति गुणांक का मान 0 होना चाहिए। वाटिन धारा होने के लिए वास्तविक शक्ति बराबर 0 होता है। वाटिन धारा I sin फाई, वाटिन धारा I sin फाई, विद्युतवाहक वाला धारा के बीच का कोण 90 डिग्री है, मतलब यही वाटिन धारा है। इस प्रकार हमने अभी आपको बताया Q गुणांक के बारे में, Q गुणांक के बारे में, चोक कुंडली के बारे में और वाटिन धारा के बारे में। इन तीनों से रिलेटेड यदि सवाल हो तब सवाल कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो निम्न विभव को उच्च विभव में और उच्च विभव को निम्न विभव में बदल देता है। ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देता है। शॉर्ट में कहें तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज बदलने वाला यंत्र है। ट्रांसफार्मर की मदद से हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल सकते हैं और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल सकते हैं। ट्रांसफार्मर एसी के साथ काम करता है, डीसी में कभी नहीं। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी में लगता है, डीसी में ट्रांसफार्मर नहीं लगता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहीं कहीं नहीं देता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहीं कहीं नहीं देता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 प्रकार, स्वप्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण। बहादुर, तो ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नहीं देता है, कहीं कहीं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नहीं देता है। तो वहां पर विद्युत चुम्बकीय जब प्रेरण नहीं रहेगा तो पारस्परिक प्रेरण रहेगा, क्योंकि ये उसी का भाग है। और पारस्परिक प्रेरण नहीं रहेगा तो अन्योन्य प्रेरण रहेगा। याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नहीं है तो पारस्परिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण हो सकता है। ये दोनों नाम एक ही हैं, ये उसी के प्रकार है बहादुर। तो कहीं कहीं डायरेक्ट यही दे देता है और कहीं कहीं वो ना दे करके तो ये दे देता है। तो ट्रांसफार्मर एक लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने वाला यंत्र है। ट्रांसफार्मर किस तरह बनता है ये देखिए। ट्रांसफार्मर किस तरह बनता है ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर में एक लोहे का सेंटर होता है। ट्रांसफार्मर में लोहे का सेंटर होता है। ट्रांसफार्मर में लोहे का सेंटर होता है। लोहे के सेंटर पर ये जो लोहा का सेंटर है ये परतदार होता है, परत बाई परत होता है। ये जो सेंटर है लोहा का ये परत बाई परत होता है, लेयर बाई लेयर होता है। यही आपका लोहे का सेंटर हो गया। लोहे के सेंटर पर तांबे के पतले तारों को लपेटकर 2 कुंडली बनाई जाती हैं। लोहे के सेंटर पर तांबे के तारों को लपेटकर 2 कुंडली बनाई जाती है। एक कुंडली P है और दूसरा कुंडली S है। P को प्राथमिक कुंडली और S को द्वितीय कुंडली कहते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। P को प्राथमिक कुंडली और S को द्वितीय कुंडली कहा जाता है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या Np है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Ns है। जब आप चित्र बनाएंगे तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि दोनों में लपेटों की संख्या बराबर नहीं हो। जैसे हम बनाए हैं तो इसमें 3 गो है, इसमें 4 गो है। दोनों में लपेटों की संख्या अलग अलग है। दोनों में लपेटों की संख्या अलग अलग है। ये हमारा कुंडली P है और ये कुंडली S है।
ये एनपी हुआ, ये एनएस हुआ, ये एनपी हुआ, ये एनएस हुआ। प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या एनपी, द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या एनएस। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाला एसी है और द्वितीय कुंडली में बाहर निकलने वाला भी एसी है। संपूर्ण व्यवस्था को एक विशेष प्रकार के तेल में डुबा कर रखा जाता है। इस पूरी कुंडली को एक विशेष प्रकार के तेल में डुबा कर रखा जाता है, जिसे ट्रांसफार्मर का तेल कहा जाता है। ऐसे हम आपको बता दें, ट्रांसफार्मर एक बिना तेल वाला भी होता है, सूखा ट्रांसफार्मर, और एक गीला ट्रांसफार्मर तेल वाला भी होता है। एक बिना तेल वाला और एक तेल वाला भी होता है। जो ज़्यादा केवी के ट्रांसफार्मर होते हैं, 100 केवी, 150 केवी, 200 केवी, वो सब ट्रांसफार्मर तेल वाले होते हैं, उसमें तेल होता है। और जो 30 केवी, 40 केवी, 20 केवी के ट्रांसफार्मर हैं, वो बिना तेल वाले होते हैं। या जो रेडियो में, टीवी में, इन्वर्टर में, स्टेबलाइजर में ये सब जो लगता है, ये बिना तेल वाले होते हैं, सूखा ट्रांसफार्मर होते हैं ये सब। तो बहादुर ट्रांसफार्मर सॉफ्ट आयरन कोर पर, लोहे के सेंटर पर, जो लोहे का सेंटर है वो परतदार होगा, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर होगा। उस पर तांबे के तारों को लपेटकर 2 कुंडली बनाई गई है। एक कुंडली पी है, दूसरा कुंडली एस है। पी को प्राथमिक कुंडली, एस को द्वितीय कुंडली कहा जाता है। पी को प्राथमिक कुंडली, एस को द्वितीय कुंडली कहा जाता है। प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या एनपी है, द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या एनएस है। संपूर्ण व्यवस्था को एक विशेष प्रकार के तेल में डुबा कर रखा जाता है, जिसे ट्रांसफार्मर का तेल कहा जाता है। अब हम बात करने वाले ये काम कैसे करता है, ये ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। तो बहादुर जब प्राथमिक कुंडली में एसी प्रवाहित करेंगे, जब प्राथमिक कुंडली में एसी प्रवाहित करेंगे, जब प्राथमिक कुंडली में एसी प्रवाहित किया जाता है, तो प्राथमिक कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। प्राथमिक कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली के घुमावों से होकर गुजरता है। जो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स है, ये प्राथमिक कुंडली के जो चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स है, ये द्वितीय कुंडली के घुमावों से होकर गुजरता है। द्वितीय कुंडली के घुमावों से होकर गुजरता है। प्राथमिक कुंडली के चारों तरफ जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ, वो द्वितीय कुंडली के चारों तरफ द्वितीय कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स गुजरने लगा। चूंकि एसी अपनी मान और दिशा बदलता है, इसीलिए द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी बदलता है। जब प्राथमिक कुंडली में एसी प्रवाहित करेंगे, तो प्राथमिक कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। यह चुंबकीय फ्लक्स दूसरा कुंडली से घूमेगा। चूंकि एसी अपनी मान और दिशा बदलता है, इसीलिए फ्लक्स भी बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो आपको पढ़ाए हैं फैराडे के नियम से प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। फैराडे के नियम से हम बताए हैं प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, यानी द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, और यह धारा भी अपनी मान एवं दिशा समय के निश्चित अंतराल पर बदलता है। इसीलिए कहा जाता है कि द्वितीय कुंडली में भी एसी ही है। प्राथमिक कुंडली में जब एसी प्रवाहित करेंगे, प्राथमिक कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। यह चुंबकीय फ्लक्स दूसरा कुंडली से होकर गुजरेगा। चूंकि एसी अपना मान और दिशा बदलता है, इसलिए दूसरा कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स भी बदलता है। दूसरा कुंडली से होकर गुजरने वाला फ्लक्स भी बदलता है। दूसरा कुंडली से होकर गुजरने वाला फ्लक्स भी बदलता है। बहादुर, चूंकि फ्लक्स जब बदलेगा तो फैराडे के नियम से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और ये धारा भी अपनी मान एवं दिशा बदलती है। इसीलिए द्वितीय कुंडली से होकर गुजरने वाला जो धारा है वो भी हमारा एसी होता है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट दोनों एसी होता है। तो आज के इस क्लास में हमने आप लोगों को क्या क्या बताया? क्यू गुणांक, चोक कुंडली, क्यू गुणांक, चोक कुंडली, वाटहीन धारा, ट्रांसफार्मर क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है, इसकी बनावट क्या है और इसकी क्रियाविधि कैसी है। कल हम ट्रांसफार्मर से ही आगे बात करेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।